प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण अध्याय 2 वर्ण विचार में वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में समझेंगे कि उच्चारण की वर्ण संबंधी गलतियों को दूर करने के लिए वर्णों का उच्चारण स्थान जानना आवश्यक होता है। उच्चारण स्थान से मतलब है बच्चों कि हमारे मुख के किसी न किसी अंग से जब हवा टकराकर स्पर्श करके बाहर आती है तो उस स्थान को उच्चारण स्थान कहा गया है। कि उच्चारण अवस्था में जीभ मुख के जिस अंग का स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। अब उच्चारण स्थान को समझने के लिए हमें इस टेबल को ध्यान से समझना है। सबसे पहले जो स्थान हैं उनको हमें क्रम में याद रखना है कि हमारे मुख के अंदर सबसे पहले कंठ यानी गले का स्थान होता है जिसे कंठे कहा गया है। उसके बाद हमारा जो मुख है उसके दो हिस्से किए गए, एक नीचे का हिस्सा एक ऊपर का हिस्सा। मुख के अंदर यानी जीवा के नीचे और जीवा के ऊपर, जिसे नीचे के हिस्से को तालव्य ऊपर के हिस्से को मूर्धन्य कहा गया है। उसके बाद हमारे दांतों का स्थान आता है जिन्हें दंत स्थान कहा गया। और नंबर 5 हमारे होंठ, ओष्ठ कहते हैं जिसे, तो ओष्ठ से ओष्ठ स्थान बनता है, ओष्ठ है। तो ये 5 स्थान हमें सीरीज में याद रखने हैं: कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठ। अब हमें लास्ट टाइम जो हमने व्यंजन पढ़े थे कि व्यंजन के जो स्पर्श व्यंजन हैं उनके 5 वर्ग हैं, उन्हें हमें क्रम में इन स्थानों के आगे लिख देना है। जैसे कै वर्ग के व्यंजन कंठे से बोले जाते हैं, कै ख ग घ अड़े। कै वर्ग के बाद च वर्ग आता है, तो ये वर्ग हमें सीरीज में याद होने जरूरी हैं। च वर्ग के व्यंजन तालव्य से बोले जाते हैं, च छ ज झ ये, कि जीवा हमारे मुख के नीचे हिस्से से टकराती है। इसके बाद ट वर्ग के व्यंजन हमारे जीवा हमारे मुख के ऊपर वाले हिस्से से टकराती है, ट ठ ड ढ अणे। इसके बाद त वर्ग के व्यंजन त थ द ध न हमारे दांतों से जीवा टकराती है, तब ध्वनि उत्पन्न होती है। त वर्ग के बाद है बच्चों प वर्ग। प वर्ग के जो व्यंजन हैं वो हमारे होठ आपस में टकराते हैं जब ध्वनि उत्पन्न होती है, प फ ब भ मैं। आप देखोगे इनको उच्चारण करके कि हमारे होठ आपस में टकराए हैं। तो आपको इस तरह से ये स्पर्श व्यंजन याद करने हैं। तो इस तरह से बच्चों स्पर्श व्यंजनों को समझने के बाद हमें अंतस्थ व्यंजनों को समझना है। एक तो आपको ये स्थान क्रम में याद होने बहुत जरूरी हैं: कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते और नंबर 5 है हमारा ओष्ठ। ये स्थान क्रम में याद होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी हम इनको याद कर पाएंगे। और ये आपके 9th 10th आगे सभी क्लासेज में इसी तरह से करने हैं, इसलिए आप इसको अभी अच्छे से समझ लीजिए कि हमने पहले स्पर्श व्यंजन समझ लिए हैं जो कि क्रम में हैं: कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग के व्यंजन, त वर्ग के व्यंजन और प वर्ग के व्यंजन, प फ ब भ और मैं। इनके उच्चारण में हमारे होठ आपस में मिलते हैं, प फ ब भ मैं, इसलिए इनका स्थान ओष्ठ है। अब इसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं।
अंतस्थ व्यंजन य रे ले वे। तो इसमें आपको पहला स्थान कंठे को छोड़ देना है, यह आएगा दूसरे स्थान में। ताल्यवे से स्टार्ट किया, यह ताल्यवे में, रे मूर्धन्य में, ले दंत में, और वे का स्थान अलग से है, उसे हम बाद में करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे ऊषम व्यंजन। ऊषम व्यंजन में भी हमें पहला कंठ स्थान को छोड़ देना है। दूसरे स्थान से शुरू करेंगे शय, तीसरे स्थान में स्लेट वाला से, तीसरे स्थान को भी छोड़ दिया, चौथे स्थान में शय से नहीं, दूसरे स्थान से स्टार्ट करना है। देखो दोबारा से कि ताल्यवे कंठ को छोड़ दिया गया है। जो ऊषम व्यंजन हमारे 4 हैं, शय से और है, तो इसमें भी पहला कंठ स्थान छोड़ दिया। दूसरे स्थान में ताल्यवे में शलगम वाला शय आ गया, मूर्धन्य में षटकोण वाला शय, दंत में स्लेट वाला से लिखा गया है। और है बच्चों, है का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इन्होंने यहाँ लिखा नहीं हुआ तो है को लिखेंगे कंठ में। ये व्यंजन होने के बाद अब हमारे स्वर का नंबर आता है। स्वर ए आ से हमारे स्वर शुरू होते हैं, तो पहले स्थान में कंठ में लिखेंगे ए आ, दूसरा स्थान ताल्यवे में ई, तीसरे स्थान को छोड़ देंगे, चौथे स्थान को भी छोड़ देंगे, पांचवें स्थान में आएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारा जो होठ हैं, ओष्ठ है, इनका उच्चारण स्थान है दोनों ऊ का। यहाँ तक आपको अच्छे से रिवाइज करना है। इसके बाद जो स्वर बच गए, ऊ के बाद री आ गया हमारा मूर्धन्य में, ऐसे समझ के क्रम से याद करना है। ए ऐ और ओ औ का उच्चारण स्थान अलग से है, वो हम अगले पेज पे समझेंगे। यहाँ तक आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो कि ए आ कंठे में, ई ताल्यवे में, ऊ ओष्ठ में और री हमारा मूर्धन्य। इसके बाद बच्चों जिनके उच्चारण स्थान अलग हैं, ओष्ठ को हमने समझ लिया है। जो वह बचा था हमारा, वह का उच्चारण स्थान, 2 उच्चारण स्थान है वह के, दंतोष्ठे यानी दांत और होठ, 2 उच्चारण स्थानों से वह की ध्वनि उच्चारित होती है। इसमें से हम फै को हटा देंगे, फै इसमें नहीं आएगा क्योंकि फै हमारा ओष्ठ है। तो वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। और है को यहाँ से हटा देंगे, है का उच्चारण स्थान क्योंकि हमने पहले कंठ में कर लिया है का उच्चारण स्थान कंठ है। तो इस तरह से हमारे सब व्यंजन कंप्लीट हुए। और व्यंजन में जो 5वां अक्षर होता है उनका उच्चारण स्थान नासिक भी होता है, क्योंकि हवा नाक से भी आती है। कै वर्ग, जितने भी वर्ग थे, कै च ट पै वर्ग, इन सभी का 5वां जो व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान नासिक है, नाक से यानी कि। अब जो हमारे कुछ स्वर बचे हुए हैं, ए ऐ, उनके उच्चारण स्थान भी 2 हैं, कंठ और तालु। तालु से बन गया ताल्यवे, कंठ और ताल्यवे। ओ औ, इनका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ, 2 उच्चारण स्थान है इनके। तो ये आपको अलग से याद रखने हैं। स्वर यंत्र यानी जो कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, ओ की ध्वनि। तो इन उच्चारण स्थान की टेबल को आपको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करना है, अपनी कॉपी में भी बना लेना है ताकि ये अच्छे से रिवाइज हो जाएं। इसके बाद है श्वास वायु के आधार पर व्यंजन भेद, यानी श्वास वायु, सांस लेते समय जो वायु हमारे मुख से निकलती है, श्वास छोड़ते समय जो वायु निकली, उसी आधार पर व्यंजन के भेद किए गए हैं। 2 भेद हैं, अल्प प्राण महाप्राण। नाम से याद रखना बच्चों, अल्प का मतलब होता है कम,
और महा का मतलब अधिक। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है, कम शब्द को याद रखना कि श्वास की मात्रा कम निकलती, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। अब कौन से व्यंजन होते हैं हमारे अल्पप्राण? कि पहले वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का, जो कै वर्ग था, च वर्ग है, ट वर्ग है, इनका पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, जैसे कै ख, पहला तीसरा, ख को छोड़ दिया गया है, कै ख को छोड़ देंगे, तीसरा है ग और पांचवा है अड़। ऐसे ही च वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ट वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, त वर्ग का, प वर्ग का, सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और जो अंतस्थ व्यंजन हैं, ये रे ले वे, चार हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, ये सभी अल्प प्राण कहलाते हैं। दूसरा महाप्राण, महा यानी अधिक वायु बाहर निकले, कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, जो कै वर्ग है, च वर्ग, उनकी बात की गई है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा जो अल्प प्राण में छूट गए थे, बच गए थे, वो इसमें आ जाएंगे महाप्राण में। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और साथ में ऊष्म व्यंजन, चारों ऊष्म व्यंजन, ये महाप्राण कहलाते हैं। तो ये थे भेद श्वास वायु के आधार पर। इसके बाद स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन भेद, कि स्वर तंत्र जो आवाज़ में कंपन होता है, उसके आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं, सघोष, अघोष। सघोष का मतलब है कंपन होना, और अघोष उसका ठीक उल्टा, कि कंपन नहीं होता, कि स्वर तंत्रिका में कंपन पैदा होता है, उसे सघोष ध्वनि कहा गया है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और ये रे ले वे है सघोष व्यंजन हैं, सभी स्वर इसमें शामिल हैं। तो व्यंजन में कौन से आगे? कै वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, च वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, इसी तरह से सभी वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, और ये रे ले वे है यानी अंतस्थ व्यंजन, और इसमें है को भी शामिल किया गया है। ये सघोष हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हवा स्वर तंत्रिका से टकराती है, हवा में कंपन पैदा होती है। जबकि अघोष यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो ये अंतर आपको याद रखना है। सघोष में स्वर तंत्रिका में कंपन पैदा होता है, हवा टकराती है, घर्षण पैदा होता है। अघोष में कंपन पैदा नहीं होता। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, क्योंकि तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष में आ गया, और पहला और दूसरा वर्ण से अघोष व्यंजन कहलाते हैं। स्वर हमारे सघोष में आ गए थे, इसलिए जो व्यंजन बचे हुए थे, पहला और दूसरा व्यंजन और से ये हमारे अघोष हैं। इनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन पैदा नहीं होता। तो आपको बच्चों आज यहीं तक रिवाइज कर लेना है, नेक्स्ट टाइम हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।